दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम मौर्य साम्राज्य की स्थापना, प्रमुख शासक तथा मौर्य काल की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लूसेंट जीके के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो आप जान लीजिए, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन एक इतिहासकार हैं। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोट्टस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। दोस्तों विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। तो विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न। देखिए, घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है और कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति और शासन कला से है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। दोस्तों चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलागोला नामक स्थान पर बिताया था और चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। दोस्तों मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है और मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे और पाटलिपुत्र के बारे में मेगस्थनीज के इंडिका में वर्णन है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और शेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलागोला में उपवास के द्वारा हुई थी। दोस्तों मौर्य वंश का अगला शासक बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और आप जान लीजिए आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलिपुत्र गोसाल द्वारा की गई थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है और स्ट्रैबो एक ग्रीक जो है हिस्टोरियन यानी इतिहासकार है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा और इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है।
दोस्तों जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला यानी सिंधु और झेलम नदी के बीच में दो विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है और बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक होता था। दोस्तों बिंदुसार के बाद अशोक का शासनकाल आता है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। ये दिव्यावदान ग्रंथ के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। और दोस्तों मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है और अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख में। दोस्तों एक इतिहासकार हैं डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। देखिए कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्तिशिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राडियो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है और भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है और दोस्तों अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया और इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। यहाँ पर आइए देख लेते हैं दोस्तों अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान और उनसे संबंधित राज्य। पहला शिलालेख शाहबाजगढ़ी, ये पेशावर या पाकिस्तान से संबंधित है। दूसरा शिलालेख मनसेहरा, ये हजारा पाकिस्तान से। कालसी शिलालेख उत्तराखंड से। गिरनार गुजरात से। धौली और जौगढ़ शिलालेख ये ओडिशा से और एर्रगुडी, राजुल और मंडगिरी शिलालेख आंध्र प्रदेश से। सोपारा महाराष्ट्र से। रूपनाथ और गुर्जरा ये मध्य प्रदेश से। सासाराम बिहार से। भाब्रू या वैराट शिलालेख राजस्थान से। इसके अलावा देखिए मास्की, गोवीमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जंटिग, रामेश्वर, कनगनहल्ली और पालीकगुंडू ये कर्नाटक से तथा अहरौरा शिलालेख ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों अशोक के शिलालेख और उनमें वर्णित विषयों पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए देख लेते हैं। प्रथम शिलालेख में पशुबल की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अशोक के तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख है। चौथा शिलालेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6ठे शिलालेख से आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वां शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वां शिलालेख आप जान लीजिए दोस्तों। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है और इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। 14वां शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है।
दोस्तों, एक जान लीजिए कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था और निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अहरौरा लेख में ये घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दोस्तों, अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। और अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया, जिनके नाम थे कर्ण, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी और अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है और महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था और बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया और अशोक के शिलालेखों में दोस्तों ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। और खरोष्ठी लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जान लीजिए खरोष्ठी लिपि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर मौर्य प्रांत और उनकी राजधानियों के बारे में। देखिए, मौर्य प्रांत तक्षशिला, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की तोशली और दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी तथा प्राशी जो कि पूर्वी प्रांत था इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। याद रखिएगा, उत्तरापथ की तक्षशिला, अवंती की उज्जैनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और प्राशी यानी पूर्वी प्रांत की पाटलिपुत्र थी। अर्थशास्त्र में दोस्तों जो 18 प्रकार के तीर्थों का वर्णन किया गया है, ये जो शासक होते थे और उनके जो मंत्री होते थे दोस्तों, एक तरह से तीर्थ जो है अधिकारियों के रूप में होते थे। पहला मंत्री जो कि प्रधानमंत्री होता था, पुरोहित धर्म और दान विभाग का प्रधान था, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था, युवराज राजपुत्र था, दौवारिक जो था वो राज की द्वार रक्षक था, अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता यानी कलेक्टर, इसके अलावा सन्निधाता जो है वो राजकीय कोषाध्यक्ष था, प्रशासता कारागार का अध्यक्ष, प्रदेश टी कमिश्नर होता था, पौर नगर का कोतवाल व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश था, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था और कर्मांतिक उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष था, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष होता था, दंडपाल जो है वो सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था, दुर्गपाल दुर्ग का रक्षक और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। अर्थशास्त्र में ये 18 प्रकार के जो तीर्थों का वर्णन है इसके बारे में था। दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पाद्रेट्री पैंथेलर ने की थी और दोस्तों इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। तो याद रखिएगा, अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला प्रयाग स्तंभ लेख है, ये पहले कौशाम्बी में था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा स्तंभ लेख दिल्ली टोपरा है, ये स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा दिल्ली मेरठ है, पहले मेरठ में स्थित ये स्तंभ लेख फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया था। चौथा स्तंभ लेख ये रामपुरवा है, ये स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। लौरिया अरेराज अभिलेख ये चंपारण बिहार में है।
और लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में स्थित है और इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। दोस्तों कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है और अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुम्मनदेई अभिलेख है। इसमें लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर यानी बलि को माफ कर दिया गया था। दोस्तों महास्थान ये बांग्लादेश है। यहाँ से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है और प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक के द्वारा ये घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शार ए कुना या कंदहार अभिलेख ग्रीक और आर्मेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। दोस्तों साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र भी कहा जाता था। तीर्थों की संख्या 18 थी और अर्थशास्त्र में चर शब्द जासूस के लिए प्रयुक्त हुआ है। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था और प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। दोस्तों मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। और देखिए मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई ये मार्ग निर्माण अधिकारी था और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। ये बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन ये सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। यहाँ पर आइए देखते हैं मौर्य काल में प्रशासनिक समिति और उसके कार्यों को। प्रथम प्रशासनिक समिति उद्योग और शिल्प का कार्य निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखती थी। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करती थी। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण और षष्ठम समिति जो है ये बिक्री कर वसूल करता था। ये मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन जो 6 समितियों के द्वारा चलता था उसके बारे में है। दोस्तों मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थीं। और आप देखिए सैन्य समिति और उनके कार्यों में क्या था। पहली समिति जल सेना की व्यवस्था, दूसरी समिति यातायात और रसद की व्यवस्था, तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ समिति अश्वारोहियों की सेना की देखरेख, पंचम समिति गज सेना की देखरेख और षष्ठम समिति रथ सेना की देखरेख करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था और अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है और एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। दोस्तों अशोक के समय जनपदी न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रिक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था
और मेगास्थनीज ने दोस्तों भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठवां निरीक्षक और सातवां सभासद। दोस्तों स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी और नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवतक की सहायता प्राप्त की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवतक की सहायता ली थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा और भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या करके इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अशोकाराम विहार कहाँ पर स्थित था? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। लुसेंट जी के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इस वीडियो में आपने मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।